टारगेट बैच का जो टेस्ट हुआ है 24 अक्टूबर 2021 को हुआ है। मेटल 1 एंड 2 टेस्ट पेपर का डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक ब्लॉक है, पुली लगा है और इस तरह से हम पुल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कभी भी अगर स्ट्रिंग के साथ किसी रस्सी को हम अपने सुविधा के लिए या अपने जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे मानते हैं कि ये इनएक्सटेंसिबल है, लाइक ए रॉड, खींच नहीं सकता, तो इस नाते रस्सी के किसी भी स्ट्रिंग के हर पार्ट का वेलोसिटी बराबर होगा। इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी या इसका वेलोसिटी बराबर होगा। ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है अगर v वेलोसिटी से और ये एंगल थीटा है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी का अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट अगर हम लें कि वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी u है और फ्री एंड की वेलोसिटी v है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी u है तो अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और यही फ्री एंड यानी स्ट्रिंग के एंड के वेलोसिटी के बराबर होगा इज इक्वल टू v। तो यहां से हमें जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा u इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में है कि एक रॉड है जिस पे स्लीव लगा हुआ है, कोई ऐसा चीज है जो कि सरक सकता है, ये स्लीव लगा हुआ है और ये स्लीव स्लाइड कर सकता है। इसके साथ एक रस्सी लगी है, यहाँ पे एक पुली है और पुली इसे खींचा जा रहा है। खींचने के लिए दिया हुआ है कि इस एंड की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी va है, इसकी वेलोसिटी है va और इसकी वेलोसिटी है vb, और ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल दिया है थीटा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा होगा कि स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट या वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ये कांस्टेंट होना चाहिए। स्लीव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग अगर हम लिखें तो ये होगा va cos थीटा, और यही स्ट्रिंग के फ्री एंड की वेलोसिटी के बराबर होगा, तो यही बराबर हो जाएगा vb के, vb। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा va cos थीटा इज इक्वल टू vb। तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरे क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछने के बजाय एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा गया है। एक वेज है, ये वेज के ऊपर एक वर्टिकल रॉड स्लाइड कर रहा है, रॉड दो फिक्स्ड स्लीव के बीच, स्लीव जिसमें ये बिना किसी फ्रिक्शन के सरक सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये सरक सकता है रॉड। अब है कि क्वेश्चन में इन द अरेंजमेंट शोन ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, rod r is constant to move vertically, vertical acceleration of r is a1 and horizontal acceleration of wedge w is a2। हमें निकालना है रेशियो ऑफ a1 एंड a2। वेलोसिटी के लिए अभी मैंने बोला था कि बॉडीज का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रिंग के बजाय दो सरफेसेज इन कांटेक्ट हों तो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर होने चाहिए।
मोशन एलॉन्ग स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, रॉड की केस है, स्ट्रिंग का केस है, तो ऐसे में एलॉन्ग द लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए और दो सरफेसेज इन कांटेक्ट हैं और उनके रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेस इन कांटेक्ट, लेकिन सरफेस के रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। अब है कि वेज का एंगल दिया हुआ है थीटा, वेज का एंगल थीटा अल्फा दिया है, एंगल दिया हुआ है अल्फा। तो अगर हम रॉड के लिए लें कि रॉड वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है तो सरफेस से अगर लें तो सरफेस का एक परपेंडिकुलर अगर खींचे तो ये सरफेस का परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा। अगर इसी को हम इस तरफ एक्सटेंड करें तो ये एंगल अल्फा के बराबर होगा। वेज के लिए अगर हम फिगर बना लें कि ये इस डायरेक्शन में a2 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा। और अगर इस सरफेस का एक परपेंडिकुलर हम बनाते हैं तो ये एंगल अगर अल्फा है तब इसके एलॉन्ग अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेंगे तो a2 cos अल्फा होगा और परपेंडिकुलर के एलॉन्ग अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा a2 sin अल्फा। एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट वेज के लिए a2 sin अल्फा, और अगर हम रॉड के लिए ले रहे होंगे तो रॉड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सेलरेशन का आएगा a1 cos अल्फा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी सरफेस पर इन कांटेक्ट स्लाइडिंग हो रही है, सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं, तो इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम बराबर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पहले का है a1 cos अल्फा, दूसरे का है a2 cos अल्फा a2 sin अल्फा, a2 sin अल्फा। यहां से अगर हम लें कि a2 को इस तरफ ले जाएं तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, इज इक्वल टू tan अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है velocity of body depends on time according to the equation 20 plus 0.1 t square। पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इन जनरल बोलते हैं कि वेलोसिटी पोजीशन का डेरिवेटिव होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन के लिए बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यहां पर वेलोसिटी दिया हुआ है और क्वेश्चन में है द बॉडी इज अंडरगोइंग, पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो देखते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर। यहां से एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 20 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होगा प्लस 0.1 इंटू पावर 2 आएगा और यहाँ पे t बचेगा, या इसे हम लिख सकते हैं 0.2t। ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात है कि अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और ये कांस्टेंट अगर निगेटिव है
तो हम बोलते हैं रिटार्डेशन। या हम इसे सीधे भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर स्क्वायर से डिपेंड कर रहा है, पैराबोलिकली नॉन लीनियरली डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी नॉन लीनियरली है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। 5. Particle is projected up with an initial velocity of 80 feet per second. Ball will be at height of 96 feet from the ground after. दिया हुआ है टेक g = 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे यमकियस सिस्टम में नहीं है, फुट में दिया हुआ है, तो वही इस्तेमाल करेंगे। एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी है इसका 80 मीटर पर सेकेंड, 80 फीट पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड से, और ये पूछा जा रहा है कि 96 फीट की हाइट पर, 96 फीट की हाइट पर ये कितने समय बाद होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं s = ut + 1/2 स्क्वायर। अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर को हम लेंगे निगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, वेलोसिटी है 80 फीट पर सेकेंड, तो इसके लिए वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे 80 × t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा, इससे निगेटिव लेंगे और ये होगा -32 × t²। जब 96 फीट पर पहुंचेगा हाइट पर, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू होगी 96। अगर हम इसे साइड ट्रांसफर कर दें तो हमारा आएगा 16t² - 80t। इसको इस तरफ ले आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, प्लस 96 = 0। इसे अगर हम सॉल्व कर लें, 16 से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास आएगा t² - 5t प्लस 6 = 0। जहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास टाइम आएगा, t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। इसका मतलब है 96 फीट की हाइट पर हमारा बॉडी दो अलग अलग समय पे होगा, या तो 2 सेकेंड पे या तो 3 सेकेंड पे। 2 सेकेंड पे कैसे? जाते समय 96 फीट की हाइट पर होगा, उस समय अपवर्ड जर्नी है, सबसे कम समय लगा होगा 2 सेकेंड, और जब लौट रहा होगा तो फिर से 96 फीट से होके पास हो रहा होगा, तो हाइट अभी भी 96 फीट है और टाइम 3 सेकेंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f = 6i - 8j। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर f is equal to 6i - 8j, 6i - 8j प्लस 10k। इसके लिए पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ, तो वेक्टर f का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। इन जनरल कोई वेक्टर अगर है ai + bj c के है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड के लिए हमारा फार्मूला होता है a का स्क्वायर, a यानी i का कोएफिशिएंट प्लस b का स्क्वायर, b यानी j का कोएफिशिएंट प्लस c का स्क्वायर, c यानी k का कोएफिशिएंट, a² + b² + c²। वैल्यूज अगर हम रख दें तो हमारा आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस यहां नहीं रखेंगे।
प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 36 प्लस 64 ये होगा 100 प्लस 100, ये जोड़ने के बाद आएगा 200, और अगर रूट लेंगे तो रूट लेने के बाद हमको जो मिल रहा होगा वो होगा 10√2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A body has speed v and 2v in equal parts of journey. The average speed will be. 7th question. v and 2v जर्नी a से c तक है और पार्टिकल a से b तक ये v वेलोसिटी या स्पीड से कवर करता है, और b से c तक के लिए ये 2v वेलोसिटी से तय करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल पार्ट्स ऑफ जर्नी। इक्वल पार्ट्स का मतलब है इक्वल। ये अगर पार्ट x है तो ये पार्ट भी x होगा, यानी फर्स्ट हाफ विद v एंड सेकेंड हाफ विद 2v। अगर ऐसा केस हमारा आता है तो हम कहते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसके लिए फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर निकालना चाहें तो एवरेज स्पीड v एवरेज अगर हम ले रहे हैं तो ये बराबर होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर हम ले रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस x ये और x ये टोटल हो गया 2x डिस्टेंस। तो v एवरेज के लिए अगर लिख रहे हैं तो ये होगा x प्लस x, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पहले पार्ट को x डिस्टेंस v वेलोसिटी से कवर कर रहा है तो टाइम लगेगा x बाई v, प्लस दूसरे पार्ट को 2v से कवर कर रहा है तो x बाई 2v। इसे अगर हम ले लें, x ऊपर कॉमन ले लें और नीचे कॉमन लेके करें, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा x डिवाइडेड बाई 1 बाई v प्लस 1 बाई 2। और इसे अगर हम सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने पर हमारे पास x से कट जाएगा, ये ऊपर एलसीएम ले तो एलसीएम लेने पर हमारे पास ऊपर होगा 2, नीचे होगा 2v प्लस v। एलसीएम लिए v इंटू 2v एलसीएम आएगा या 2v एलसीएम आएगा। 2v में 2v एलसीएम आएगा, 2v आएगा तो यहां पे होगा 2 प्लस 1, ये नीचे का रहा। इसे 2v को अगर ऊपर ले जाएं तो हमारे पास आएगा 4v डिवाइडेड बाई 3। ये हमने टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लिख के सॉल्व किया और उससे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसे अगर इक्वल टाइम वाले फॉर्मेट से कर रहे हो तब स्पीड का जो एवरेज आता है इसके लिए फार्मूला हमारा आता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसे कहीं पर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हो। इक्वल डिस्टेंस विद v1 एंड v2 अगर कर रहे हैं तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, two forces each equal to F act on a body at angle 120 degree, magnitude of resultant force each। फोर्स वेक्टर होता है और हम लिखते हैं कि दो वेक्टर ए और बी अगर हैं और इनके बीच एंगल थीटा है तो इनका रिजल्टेंट हम लिखते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। वैल्यू रख देंगे, दोनों का वैल्यू है एफ, टू फोर्सेज विद इक्वल मैग्नीट्यूड एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हो तो ये होगा एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे आर एक्टिंग एट एंगल 120 डिग्री, तो कॉस थीटा ऐसे लिखने के बजाय हम सीधे सीधे लिख देंगे कॉस 120 डिग्री। अब अगर इसे लें तो यह आएगा रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। -1/2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाला तो ये माइनस एफ स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर और माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, केवल एफ स्क्वायर बचेगा और रूट से बाहर ले आएंगे तो वैल्यू होगी एफ, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एफ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3i प्लस 4j एंड 4i माइनस 3j। क्वेश्चन नंबर 9, स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर हैं a डॉट b, पहला वेक्टर 3i प्लस 4j डॉट 4i माइनस 3j, दूसरा वेक्टर। हम लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर a है, ai प्लस bj प्लस ck है, तो या इसका जो i का कंपोनेंट होता है इसके i के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर प्रोडक्ट में। इसका j का जो कोएफिशिएंट होगा वो j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहले वेक्टर का i का कोएफिशिएंट है 3, दूसरे वेक्टर का i का कोएफिशिएंट है 4, 3 इंटू 4 प्लस पहले वेक्टर का j का कोएफिशिएंट है 4 और दूसरे वेक्टर के j का कोएफिशिएंट है -3। 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 आएगा, 4 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज मिलेगा वो होगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप। हम बोलते हैं कि अगर ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पर है और इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम होंगे। तो इस केस में x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट, और जिसमें पोजीशन दिया है x इज इक्वल टू k बाई b इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt, e टू द पावर माइनस b इंटू t। अब पूछा क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या पोजीशन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। x को t के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये कोएफिशिएंट है
के बाई बी, 1 एक कांस्टेंट है 0, माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी है। कोएफिशिएंट पावर में कोएफिशिएंट माइनस बी का है तो माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी बी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, k इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी v इज इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी। क्वेश्चन नंबर 11, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल के लिए पोजीशन दिया हुआ है 11, पार्टिकल का पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया है और टाइम यहाँ पे दिया है 6 सेकेंड और 6 सेकेंड पर इसका पोजीशन दिया हुआ है 24 मीटर, 24 मीटर। ये है पोजीशन और ये है टाइम। अब है कि हम मान ले रहे हैं ये एंगल थीटा है, पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा और हम बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व या एक्सटी ग्राफ का स्लोप। और स्लोप क्या होता है, रेफरेंस लाइन के साथ बनने वाले एंगल, ग्राफ का रेफरेंस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन यानी टाइम, ग्राफ का टाइम के साथ बनने वाले एंगल का tan थीटा स्लोप, यही बराबर होगा tan थीटा। tan थीटा लें तो ये होगा परपेंडिकुलर, दैट इज 24 मीटर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 6 सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ऊपर बचेगा मीटर और नीचे बचेगा सेकेंड, आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड इज। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी है, टाइम है, इसके साथ ग्राफ दिया हुआ है और इसमें यहां पर दिया है 6 सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड है और 6 सेकेंड पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड जब हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट यानी 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब 0 से लेके 6 सेकेंड तक। हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिस भी इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरवल हमारा 0 से 6 सेकेंड है तो 0 से 6 सेकेंड के लिए एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम देख रहे हैं जो शेप है ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस 6 सेकेंड इनटू हाइट 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल मीटर बचेगा, 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा और 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 12 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा 12 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हाइट 5 मीटर रेस्पेक्टिवली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। रेंज, यह है क्वेश्चन नंबर 13। रेंज r की वैल्यू हम लिखते हैं u स्क्वायर,
साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को अभी से मैं लिख दे रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए लिखते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हमारा रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। अगर मान लो हम पहले इक्वेशन में दूसरे से डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा r बाई एच, डिवाइड कर रहे हैं जी से कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा होगा 4, ऊपर देखते हैं यू स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, जी दोनों में है कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर ले गए 4 हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर है यहाँ पर साइन थीटा है कैंसिल होगा और ऊपर बचेगा कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। इसका मतलब है r बाई एच की वैल्यू होगी 4 कॉट थीटा, ये भी लिख देते हैं 4 कॉट थीटा, या यहां से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 4h, r डिवाइडेड बाई 4h। वैसे इस फार्मूले को याद रखो तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है तो रेंज निकालने के लिए r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा लिख के सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। कॉट थीटा इज इक्वल टू r बाई 4h आया, r की वैल्यू दिया हुआ है 240 और h की वैल्यू दिया है 45, 4 इंटू 45 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो यह आएगा 180, 240 बाई 180 अगर करेंगे तो यह आएगा 4 बाई 3। कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 बाई 3। I should not have written this क्योंकि वीडियो में नहीं दिख रहा है तो इसे मैं आगे लिखता हूं। यहां से हम लिख रहे होंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू r बाई 4h। r की वैल्यू कितनी है 240 डिवाइडेड बाई 4 इंटू h की वैल्यू है 45। 240 डिवाइडेड बाई अगर इसे हम करें तो यह आएगा 240 डिवाइडेड बाई 180, या कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 4 बाई 3। 60 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पर 4 बाई 3। कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 बाई 3 अगर है तो थीटा की वैल्यू होगी 37 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा 37 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आगे बात करते हैं। चूज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v। a और b के लिए अगर ऐसा केस है मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में कि a b क्या है, तो अगर मेंशन नहीं है तो हम मान रहे हैं कि ये एक रॉड है a और b, इस एंड का वेलोसिटी दिया हुआ है u और ये एंगल दिया है 53 डिग्री, ये एंगल दिया है 53 डिग्री, इस एंड का वेलोसिटी है v और इसका एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। अगर मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये रॉड है लेंथ के लिए। अब अगर लें तो इसका कंपोनेंट u का एलॉन्ग द रॉड, इसका कंपोनेंट रॉड के एलॉन्ग दोनों बराबर होना चाहिए, यानी u cos 53 डिग्री should be equal to v cos 37 डिग्री। cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5
और cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 3u इज इक्वल टू 4v। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, p प्लस q इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये भी दिया हुआ है कि सिर्फ यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये आई कैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p प्लस q इज ए यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस। p की वैल्यू दिया हुआ है, p इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k। देन फाइंड q, i माइनस j p plus q is a unit vector along x axis. p plus q is equal to I cap। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर q अगर हमें निकालना है तो ये बराबर होगा I कैप माइनस वेक्टर p। लिख लेते हैं I कैप माइनस वेक्टर p, क्वेश्चन में दिया है I माइनस j प्लस k, I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस I कैप माइनस और प्लस I कैप कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा j कैप और माइनस ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा k कैप। यानी वेक्टर q हमारा है j कैप माइनस k कैप। If b is equal to 3i plus 4j, vector b is equal to 3i plus 4j and a is equal to I minus j, vector a is equal to I minus j। क्वेश्चन में पूछा गया है the vector having same magnitude as that of b, वेक्टर का मैग्नीट्यूड b के बराबर होना चाहिए और a के डायरेक्शन में। तो पहले b का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, b का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये होता है a का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप नहीं दिया हुआ है 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 है, रूट लेंगे तो आएगा 5। अब बात करते हैं a के मैग्नीट्यूड की। a का मैग्नीट्यूड यहीं लिख लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड अगर हम लिख रहे हों तो ये बराबर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सम करेंगे तो आएगा √2। इसको डिटेल में मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अब है कि दो वेक्टर्स हमारे पास a और b है जिनका मैग्नीट्यूड, हमें एक ऐसा वेक्टर लेना है, लेट अस से वेक्टर v लेना है जिसका डायरेक्शन तो a का हो लेकिन मैग्नीट्यूड b के बराबर हो। तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए b के बराबर और डायरेक्शन होना चाहिए a का। तो हमने मैग्नीट्यूड b मॉड ऑफ b ले लिया, a का डायरेक्शन का मतलब है a कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ b ये हमारा होगा 5 इंटू a कैप। किसी भी वेक्टर के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a। वैल्यू रख देते हैं 5 इंटू वेक्टर a। वेक्टर a कितना है? वेक्टर a है i माइनस j डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड कितना है √2, ये हो जाएगा 5/√2 ब्रैकेट में I माइनस जे, 5/√2 ब्रैकेट में I माइनस जे। ये हमारा a vector having magnitude of b in direction of a। Question number 17। Question number 17। Question दिया है relation between time and distance x for a straight line motion is this, find its speed at 2 seconds। टाइम को दिया हुआ है x के साथ रिलेशन, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का मतलब dx dt होना चाहिए, तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 3 को 2x इंटू x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx dt भी आएगा। इसको x के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा dx dt, dx dt कॉमन ले लें, dx dt कॉमन ले लें, तो हमारे पास 2 इंटू 2x ये होगा 4x प्लस 3। यहां से अगर लिखें तो dx dt की वैल्यू, dx dt दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, जैसा इसमें दिया है स्पीड दिया हुआ है, ये तो थोड़ा सा पता है। वेलोसिटी अगर हम कहें तो dx dt इज इक्वल टू 1/4x प्लस 3। क्वेश्चन में है स्पीड एट x इज इक्वल टू 2, तो v की वैल्यू निकालें, x की जगह हम 2 रख देंगे, तो 4 इंटू 2 x की वैल्यू प्लस 3, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11, और ये वैल्यू आएगी 1/11। रिपीट, ये हमने वेलोसिटी निकाला है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यही स्पीड के बराबर हो जाएगा, स्पीड के बराबर हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते और पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करते। क्वेश्चन नंबर 18। The top of the trajectory of a projectile, at the top of trajectory of projectile, direction of velocity and acceleration are, top of projectile, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का केवल और केवल एक कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगा, और इसे हम कह सकते हैं u cos थीटा के बराबर। अब u और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था, तब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा होता है ये वर्टिकली नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच जो एंगल आएगा, एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19। Figure shows a velocity time graph of particle moving along a straight line. Identify the region in which magnitude of rate of change of velocity, magnitude mod dv dt दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, dv dt mod, मॉड अगर न लगाएं तो dv dt ये चीज एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, और मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम लें
इस कर्व में, तो इसमें 0 से लेके 2 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ता है, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, फिर 4 सेकंड से 6 सेकंड तक वेलोसिटी घटता है, और फिर 6 सेकंड से 8 सेकंड तक वेलोसिटी फिर से बढ़ता है और 0 हो जाता है। अगर लें तो ये वेलोसिटी शुरू में दिया हुआ है 0, यहाँ पे है 10, और ये दिया है -20। तो अगर इसका हम कहें ये एंगल θ1 है, इसका एंगल 0 डिग्री है, इसका एंगल अगर हम कहें तो ये है θ2, और ये एंगल अगर हम ले रहे हैं तो ये है θ3। 4 इंटरवल है, 0 से 2 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड, 4 से 6, 6 से 8, 4 इंटरवल है। फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, figure shows a velocity time graph of particle moving along a straight line. Identify region in which magnitude of rate of change of velocity of the particle is maximum. तो पहले इंटरवल 0 से 2, 2 से 4 सेकंड, दूसरा इंटरवल 4 से 6, तीसरा इंटरवल 6 से 8 सेकंड, चौथा इंटरवल है। स्लोप एक्सेलरेशन अगर हम कहें तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। यहाँ पर अगर लें तो इस इंटरवल में स्लोप हमारा होगा 10 डिवाइडेड बाई 2। इस इंटरवल में अगर ले रहे हो तो स्लोप हमारा 0 होगा, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ए 0 से 2 सेकंड तक ये बराबर होगा 10/2 इज इक्वल टू 5। एक्सेलरेशन 2 सेकंड टू 4 सेकंड के लिए tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 4 सेकंड टू 6 सेकंड अगर लिखें तो ये बराबर होगा स्लोप tan थीटा हम ले रहे हैं। अब ये हम एंगल के लिए अगर लें तो ये एंगल टाइम एक्सिस के साथ नीचे बन रहा है, तो इसका tan थीटा निगेटिव होगा। 10 यूनिट ये और 20 यूनिट ये, तो ये हमारा आएगा -30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -50। अगले इंटरवल 6 to 8 के लिए अगर लिखें तो ये परपेंडिकुलर इसका 20 मीटर है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब देखें 0 से 2 के लिए स्लोप 5 है। अगर यूनिट इसमें मीटर दिया हुआ है और टाइम सेकंड में है तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 0 होगा, इसके लिए निकाल रहे थे तो ये हमारा आया -15 मीटर पर सेकंड, -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 6 से 8 सेकंड के लिए आया 10। अगर केवल dv/dt दिया होता तो ये स्लोप सबसे ज्यादा नेगेटिव था, तो सबसे कम एक्सेलरेशन या सबसे अधिक रिटार्डेशन होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने पर ये वैल्यू आएगी +15, और dv/dt मॉड की वैल्यू मैक्सिमम लेना है तो हमारा आंसर होगा 4 सेकंड टू 6 सेकंड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 19 आगे। क्वेश्चन नंबर 20, balls A and B are thrown with the same speed u from top of बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा नाम सुने हैं सभी लोग, दुबई में बिल्डिंग है शायद। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही हाई बिल्डिंग है, हाई बिल्डिंग है। इससे टॉप से अगर हम कहें कि यहां पर टॉप से two balls A and B are thrown with the same speed from top of Burj Khalifa. Ball A is thrown vertically upwards and ball B is thrown vertically downward. Vertically upward एक फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, और एक फेंक रहे हैं नीचे की तरफ। अर्थ पर पहुंचेगा
तो बी की कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन ए ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जब लौट रहा होगा फिर इस लेवल पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी बी के बराबर होगी। ये स्पीड और ये स्पीड दोनों बराबर होगा, इसका मतलब है जब नीचे की तरफ चल रहा होगा तो इस लेवल पर ए की वेलोसिटी बी के वेलोसिटी के बराबर होगा, और जब जमीन पे पहुंचेगा तो दोनों की वेलोसिटी और स्पीड बराबर होगा। लेकिन ये सीधे आ रहा है जमीन पर तो इसको कम टाइम लगेगा, और ये ऊपर से होके आ रहा है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम भले ज्यादा लगे, अलग अलग लगे, लेकिन दोनों के लिए ग्राउंड पर स्पीड सेम होगी। Question number 21. A boat is moving with velocity 3I plus 4j meter per second in a river. Velocity of boat 21. Velocity v is equal to 3I plus 4j plus 4j meter per second. Speed of the boat. स्पीड जब हम बोल रहे होते हैं तो स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। a के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस k नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं उसका कोएफिशिएंट, 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, रूट लेने पर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। A cricketer can throw a ball to maximum horizontal distance of 100 meter. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसका मतलब मैक्सिमम रेंज है। रेंज मैक्सिमम तब होता है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो, तो u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, और मैक्सिमम होने के लिए ये होगा 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45 90 डिग्री होगा, जिसके लिए साइन की वैल्यू हो जाएगी 1। मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर तक, तो यहां से हमें मिलेगा u स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू 100 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट, अब अगर इसके लिए ले रहे हो कब, विद सेम एफर्ट, उतना ही ताकत लगा रहा है, थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, तो उसके लिए एच मैक्स हमें निकालना है। एच मैक्स के लिए होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन वर्टिकली फेंक रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g, साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई g की वैल्यू 100 मीटर है, तो इसे अगर हम लिखेंगे ये आएगा 100 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा होगा तब होगा 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23।
Mass of a lift is 500 kg when it ascends with an acceleration 2 meter per second square. Tension in the cable 23. ये लिफ्ट है, लिफ्ट का मास है 500 kg, केबल लगा है, केबल में हम ले रहे हैं टेंशन T है और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अब इसका 500 kg है तो mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो 500 इंटू जी दैट इज 10, 500 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 5000 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर हम निकालें तो नेट फोर्स होगा T माइनस 5000 न्यूटन इज इक्वल टू m इंटू ए। m कितना है 500 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, 500 इंटू 2 करेंगे 1000 आएगा, 5000 उस तरफ ले जाएंगे तो t की वैल्यू होगी 6000 न्यूटन, 6000 न्यूटन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। वर्क इज a scalar product of force and displacement. Force 6I plus 2j minus 3k acts on a particle and produces displacement s. If the work done is 0, value of x is. तो हम लोग सीधे सीधे इसका मतलब दिया हुआ है कि जो भी वेक्टर है f वेक्टर और s वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 है। f वेक्टर कितना है, यह है 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j माइनस 3k। इसका स्केलर प्रोडक्ट हमें लेना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस xk के साथ। अब स्केलर प्रोडक्ट में होता है i का कोएफिशिएंट i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, तो i इंटू i का कोएफिशिएंट तो 6 इंटू 2 प्लस j का कंपोनेंट j का कोएफिशिएंट पहले वेक्टर का दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 3 प्लस k का कोएफिशिएंट माइनस 3 इंटू k का कोएफिशिएंट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाएं 3x इधर आएगा 6, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आई 2। क्वेश्चन नंबर 25। Maximum range of a projectile is 22 meter when it is thrown at angle of 15 degree with the horizontal. Its range will be. Question number 25. Maximum range. Maximum range कब होता है, जब angle of projection 45 डिग्री हो, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये वैल्यू दिया हुआ है 22 मीटर। यानी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1, हमारे पास आएगा u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 22 मीटर, 22 मीटर। अब है when it is thrown at angle 15 degree with the horizontal, its range will be. रेंज हमें निकालना है जब एंगल 15 डिग्री हो, तो ये होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाई जी।
यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 22 मीटर इंटू साइन 2 इंटू 15 का मतलब है 13 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। 22 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। है a इज इक्वल टू 6√3 I plus 8√3j plus 10k. Then what will be cos gamma? Cos gamma हमें निकालना है। If gamma is angle made by a vector a with positive z axis, इसे हम डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। और cos गामा की वैल्यू अगर हम लिख रहे हो तो cos गामा की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ z c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यह है क्वेश्चन नंबर 26। ABC क्या है? यह है वेक्टर। वेक्टर क्या दिया हुआ है? वेक्टर है a is equal to 6√3 I cap plus 8√3 j cap plus 10 k cap। जहां पे अगर a b c की बात करें, ये a है, ये है b और ये है c। डायरेक्शन कोसाइन और कॉस ऑफ गामा, ये वेक्टर z एक्सिस के साथ एंगल जो भी बना रहा है उसके लिए फार्मूला है। तो कॉस गामा की वैल्यू अगर हम लिख रहे होंगे तो ये आएगा कितना? c की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 6√3 करेंगे तो 36 इंटू 3 और यहाँ पे आएगा 64 इंटू 36 प्लस 64 ऐड करने पर आएगा 100। 100 इंटू 3 दोनों के रूट 3 का स्क्वायर करने पर 3 आया था, ये हो जाएगा 300 प्लस 100 ये होगा 400 और रूट लेने पे आएगा 20, तो हमारे पास यहाँ पे होगा 10 डिवाइडेड बाई 20 या डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा की वैल्यू आएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 27। A particle moving in a straight line covers half the distance with speed 3 meter per second. Other half of the distance is covered in 2 equal time intervals with speed 4.5 meter per second and 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए थोड़ा बड़ा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं। 27 के लिए 3 पार्ट में क्वेश्चन के हिसाब से 3 पार्ट में जर्नी हो रही है। A, B, C, D। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी बना लेते हैं इसको। हाफ द डिस्टेंस, तो B को यहाँ के मतलब बजाय मैं बना देता हूँ यहाँ पर B। हाफ द डिस्टेंस ये है हाफ द डिस्टेंस, x दूरी है और बाकी जो बचा है ये भी x के बराबर है। हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड
The other half of the distance is covered in two equal time intervals. B से C तक जाने में जो समय लग रहा है, ये समय लग रहा है T, और उतना ही समय लग रहा है C से D तक जाने में। तो ये हम कह सकते हैं B से D तक इक्वल टाइम इंटरवल है, B से C और C से D। तो अगर एवरेज वेलोसिटी हम B से D के बीच निकाल रहे हो तो टाइम एवरेज इसको हम बोलते हैं, और टाइम एवरेज होता है v1 प्लस v2 बाई 2। अगर इक्वल इंटरवल्स तक v1 और v2 से ट्रेवल कर रहा है तब के लिए हम बोलते हैं कि ये इस दौरान अगर वेलोसिटी v1 है और दूसरे में v2 है, तो इसके लिए 3 सेगमेंट है, तो यहाँ पे मैं v2 लिख दे रहा हूँ और इसके लिए v3। A से B तक वेलोसिटी है v1, B से C तक है v2 और C से D तक है v3। तो हमारा टाइम एवरेज इक्वल टाइम है, तो टाइम एवरेज होता है फर्स्ट पार्ट का वेलोसिटी प्लस सेकेंड पार्ट का वेलोसिटी का सम बाई 2। यही कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी बिटवीन B एंड D अगर ये हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों का सम अगर कर लें तो ये है, फर्स्ट पार्ट में है 4.5 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड पार्ट में है 7.5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। 4.5 प्लस 7.5 ये होगा 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसे मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, A से B तक, A से B तक इसकी वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं 3 मीटर पर सेकेंड, और B से C तक के लिए मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, B से D तक के लिए लिख रहा हूं 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इक्वल डिस्टेंस का केस। इक्वल डिस्टेंस x इधर और इक्वल डिस्टेंस x इधर। इक्वल डिस्टेंस के लिए जो v एवरेज होता है, लेट अस से VAD पूरी जर्नी के लिए, ये बराबर होता है 2v1 इंटू सेकेंड पार्ट में VBD डिवाइडेड बाई पहले पार्ट की वेलोसिटी प्लस दूसरे पार्ट की वेलोसिटी VD। VD हमने कैलकुलेट किया था 6 मीटर पर सेकेंड, इसे अगर रख दे तो 2 इंटू v1 ये है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड से, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमने यहाँ कैलकुलेट किया 6 मीटर पर सेकेंड से, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। 2 इंटू 3 6 इंटू 6 36, 3 प्लस 6 9, 36 बाई 9 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड होगा 4 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने के लिए किए क्या है, सॉल्व करने के लिए A से B तक आधा दूरी v1 से, B से C तक जितने टाइम तक ये चला है v2 से, C से D तक उतने ही टाइम तक चला, तो B से D तक इक्वल इंटरवल का केस होगा, वेलोसिटी होता है दोनों का सम का बाई 2। इसे हमने B से D की जर्नी के लिए कैलकुलेट किया, और अब हमारा हाफ द डिस्टेंस विद v1 और हाफ द डिस्टेंस विद VBD हो गया, तो यहाँ पे हाफ द डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। पहले हाफ द टाइम का लगा रहे हैं और फिर हाफ द डिस्टेंस का। Particle is projected from ground with speed 10 meter per second at angle 60 degree with horizontal. Speed of particle at instant when its velocity makes 53 degree angle with vertical.
ये है क्वेश्चन नंबर 28। ये हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया और हमें निकालना है जब ये वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है। हम मान ले रहे हैं ये वेलोसिटी है। Particle projected with velocity 10 meter per second at angle 60 degree with horizontal, और इसकी वेलोसिटी तब कैलकुलेट करनी है जब ये वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। वर्टिकल के साथ 53 डिग्री बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा 37। हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा तो शुरू में वेलोसिटी हमारी होती है u cos थीटा, u cos थीटा दैट इज 10 into cos 60 डिग्री, और यही बराबर होगा v into cos, हॉरिजॉन्टल के साथ है एंगल 37 डिग्री, 10 into 1/2 is equal to v into 4/5। यहां से लें, इसको इस तरफ ले आओ तो v will be equal to 5 से मल्टीप्लाई होगा 50 divided by 8 that is 6.25 मीटर पर सेकेंड। अब है क्वेश्चन नंबर 29। Particle is projected from ground with speed 20 meter per second, maximum horizontal distance from point of projection। यानी नट सेल में इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जा रहा है। आर मैक्स की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, लेकिन मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू हम रखते हैं 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। 45 इंटू 2 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1, ये 1 हो गया तो यहाँ पे बचेगा u स्क्वायर बाई जी, ये वैल्यू रख दें u स्क्वायर 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 400 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आएगा 40 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। If equation of path of projectile is y is equal to 4x minus 2x square where x and y are meter, then range when returns back in to initial horizontal plane will be। हमारे पास है y is equal to 4x minus 2x square। अगर प्रोजेक्टाइल के लिए लिखें ये y एक्सिस है और जब ये ग्राउंड पे लौट आएगा तो x की वैल्यू होगी r। हम रख दें y इज इक्वल टू 4 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर का स्क्वायर, जब ग्राउंड पे लौट आएगा तो ये वैल्यू होगी 0, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 2 मीटर। दैट्स ऑल।